अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोले जा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 59। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। वृंदा भी पहुँचती है हवेली, और हवेली पहुँचती ही वो सांझ को देख के बेहद शॉक्ड हो जाती है। इस टाइम पे सांझ को हवेली, ये तो नहीं सोची थी। पता नहीं क्यों वो शॉक थी, खुश नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन स्वीटी वो सीधा सांझ की गोद में चढ़ जाती है कि दी, आप इतने साल बाद कैसे हमें याद किया? कितना याद किया आपको? आप मतलब क्या ही हो? सांझ को इतनी कस के गले लगाई थी स्वीटी ने, तो सांझ एकदम से बोलती कि बावली छोरी, पागल हो गई है क्या? इतनी कस के कौन पकड़ते? सांस ना ले पा रही हूँ मैं, तू छोड़ मुझे। बोलती कि नहीं छोड़नी मैंने हूँ आपको। इतनी साल बाद तो आए हो, कोई कांटेक्ट भी नहीं रखे हो 3 सालों में कि कभी भी हम आपसे थोड़ी सी भी बात कर सकते हैं। बस आए दिन वो यश भाई साहब के नंबर पे आपके टेक्स्ट आ जाते थे कि हम सब ठीक है, आप अपना ध्यान रखियो, सबका ध्यान रखियो। इसके अलावा और कुछ भी होते? कभी हमसे हमारे बारे में भी पूछे थे क्या? तो बोलती कि पहले ना तू मुझे छोड़, मैं पहले ठीक से सांस तो ले लूँ। तो वहाँ पे चीज़ें बातचीत वगैरह होते हैं। यश जो था वो देखता है कि वृंदा खड़ी तो है, पर वो कुछ बोल नहीं रही है। उसकी फेस एक्सप्रेशन जो थे वो काफ़ी अलग थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या है। वो एकदम से आता है और उसके शोल्डर पे टैप करते हुए कहता है कि अरे, कहाँ गुम हो गए? दी आई है इतने साल बाद, कम से कम पूछ लो कैसे है। तभी एकदम से मानो जो वृंदा है वो एक भरम से एकदम से बाहिर होती है, और वो बोलती है कि हाँ हाँ, वो जा रही हूँ। हाँ, वो एकदम से जाती है। और जो सांझ थी वो यश से काफ़ी बड़ी थी, तो एकदम से वो पैर छूने की कोशिश करती है कि सांझ पीछे हो जाता है। बोलती कि क्या कर रही हो भाभी जी, ये सब करने की कोई ज़रूरत ना से। तभी वृंदा बोलती कि आप अचानक ऐसे? सांझ थी तो सांझ बोलती कि हाँ, कुछ काम अधूरे रह गए थे, बस वो करने आई थी। जैसे ये बोलती है, इधर वृंदा बड़ी कंफ्यूज थी और बड़ी शक की निगाह, मतलब निगाहों से वो सांझ को घूर के देख रही थी। और तभी जो सांझ की असिस्टेंट थी पायल, वो आती है और बोलती कि मैम, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। इतनी लॉन्ग जर्नी करके हम आए हैं, रुके नहीं, वहाँ से सीधा यहाँ के बस पकड़े हैं, तो भागम भागी बहुत हुए हैं। आई थिंक आपको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है, आपकी दवाई की भी वक्त हो चुके हैं। तभी यश बोलती कि कौन सी दवाई ले रही है? कौन सी दवाई ले रही है? तभी एकदम से सांझ बोली कि कोई नहीं, थोड़ी सी तबीयत वगैरह ख़राब है मेरी, उसी के दवाई ले रही है। 1 हफ्ते से ले रही हूँ, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। तभी एकदम से पुष्पा जी आके बोलती है कि सच में कहीं झूठ तो ना कह रही है तू? अब माता जी, फिर से आंसू वगैरह मत बहाओ। झूठ ना कह रही हूँ, कुछ बीच में कुछ तबीयत ख़राब हो गए थे, उसी के दवाई वगैरह चल रहे हैं बस। तो एक नज़र जो सांझ थी वो हवेली की ओर देखती है। पहले की चीज़ों से अब बहुत अलग हो चुके हैं। तो इधर उधर देखते हुए उसे सरपंच जी और उसके चाचा जी नज़र कहीं आ नहीं रहे थे। तो जब वो हवेली की इधर उधर घूम के अपनी नज़र को दिखा रही थी, ढूंढ रही थी या किसी को देखने की कोशिश कर रहे थे, तो यश एकदम से बोल पड़ता है कि पिताजी को ढूंढ रहे हो क्या? तभी सांझ बोलती कि नहीं, मतलब घर के काफ़ी चीज़ें बदले बदले से लग रहे हैं। तभी जो सांझ की दादी जी है और बोलती कि हाँ, जब से तू गई है ना इस गांव से, तब से सब कुछ ही बदल चुकी है। तूने अपने पिता को बदल डाली, तुझे तो ये भनक तक नहीं है। तू यहाँ से गई तो गई, फिर लौट के ना आई, और अब जाके आ रही है 3 ऑलमोस्ट, ये तो कितने हुआ यश? तभी यश बोलती कि लगभग 4 साल होने को है। बस, बस 4 साल। ये बस तो है, पर इतनी भी बस नहीं है। बहुत देर कर दी तूने छोरी, बहुत कुछ बदल चुके हैं, तेरा बाप बदल चुके हैं,
सांझ इस बात को ज़्यादा सोचती नहीं है, वो मन में लगाती नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में सरपंच जी को लेके एक अलग ही थॉट थे, क्योंकि वो भी सही थी, बचपन से चीज़ें उसके साथ जो भी होती आई है उस चीज़ से। तो उसे लगी नहीं कि ये लोग जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं। वो बस एक तीखी सी मुस्कान के साथ कहते हैं कि जो चीज़ कभी बदलना नहीं सकते वो अचानक कैसे बदलेंगे। खैर, पुष्पा जी एकदम से बोलती है कि पहले ना तू आराम वगैरह कर ले, फ्रेश वगैरह हो ले, मैं खाना लेके आती हूँ। वैसी होती है। दूसरी ओर जो आयशा है वो प्रीत से बात कर रही थी। प्रीत की जो रिएक्शन थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसका कहने का ये चीज़ थी कि सांझ की गाँव है, उसकी घर है, उसकी परिवार है, वो जब चाहे तब आ सकती है, उसे कोई फ़र्क पड़ती नहीं है। पर अंदर ही अंदर वो जूझ रही थी इस चीज़ से कि अचानक वो क्यों आई है। जब मैं गई थी उनसे मिलने के लिए तब तो मुझसे मिलने के लिए कोई इंटरेस्ट दिखाती, मुझे तो ठीक से बात भी नहीं करी है, मुझसे दूर भाग गई है। एक बार भी नहीं पूछी कि प्रीत तू क्यों आई है या कैसे आई है, मुझसे मिलने आई है या कुछ और नहीं पूछी। फिर वो अपनी दिमाग से ये सारी चीज़ को हटा देती है। उधर जो वृंदा थी उससे बात करनी थी सांझ से, पर मौका नहीं मिल रही थी, क्योंकि गांव के और भी जो रिश्तेदार वगैरह थे जो सांझ को बहुत अच्छे से जानते थे। और अब गांव की चीज़ें बदलने के बाद अब सांझ से मिलने के लिए सबकी चाहतें बढ़ने लगे थे कि छोरी से मिलने हैं। आखिरकार ये बदलाव उसी के कारण आए हैं। तो सांझ सबसे मिल रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या ये सच में हुई है, हकीकत है। जैसे जैसे बदलाव की चीज़ें वो सुन रही थी वो बहुत शॉक थी। ये तो कभी नहीं सोची थी सांझ ने। धीरे धीरे वक्त बीतते हैं। पुष्पा जी अपनी हाथों से सांझ को खिलाती है। जब वो खिला रही थी पुष्पा जी की आंखों से भी आंसू आ रहे थे और सांझ के भी। थोड़ी सी खफा तो पुष्पा जी थे ही, पर क्या कर सकते, अपनी जिगर के टुकड़े को अपने सामने देखते हुए सारी थकान, सारी गुस्सा, सारी चीज़ें एक पल में मिट जाते हैं। आखिरकार ये माँ का ही प्यार है। वो और गुस्सा रह नहीं पाती। जैसे ही वो सांझ की आंखों में आंसू देखते हैं और वो आंसू को पोंछते हुए खुद भी रो और हमें भी रुलाओ, बस यही चीज़ रह गए है। अपनी मन मर्जी करनी है और रुला नहीं है सबको और खुद भी रोनी है। आखिरकार बिन बात के ये क्यों आंसू बह रहे हैं तेरे, क्या हो गई है। सांझ अपनी माँ की ओर देखते हुए कहती है, आंखों में आंसू तो आपके भी है पुष्पा जी, फिर सवाल केवल मुझसे ही क्यों। बेटा सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 4 सालों में न जाने कितने त्योहार मनाए हम सब ने, और त्योहार खत्म भी हो गए। कितने लोग शहर से आए और चले भी गए। मैं बस राह चलते अपनी बेटी की इंतज़ार करती रही कि अब आएगी अब आएगी, पर 4 सालों में मेरी बेटी ने मुड़ के भी इस गांव को नहीं देखा, ना ही मुझे। देखना तो दूर की बात है, मेरी बेटी तो इस तरह से गायब हो गई, कभी कॉल करके भी ये ना पूछी कि माँ जिंदा हो कि मर गई। तो किस गलती की सज़ा दे बैठी 4 साल तक, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तभी जो सांझ है वो चुप हो जाती है और सांझ की दादी जी बोलती है कि बस बस बहुत हो गए, खाना खाने के लिए बैठे हो और कुछ और कर रहे हो, चुप से आराम से खाना खाओ। ये सारे शिकायतें बाद में करते हैं, हमारे भी बहुत सारी शिकायत है, आराम से फुर्सत से बताएंगे एक एक करके। तो सांझ बोलती कि हाँ ठीक है, पहले खाना खा ले। बोलती हाँ खा लो। उधर वृंदा, उसको वापस प्रीत की वहाँ पे जानी थी, पर मौका ढूंढ तो रही थी बहुत सी सांझ से बात करने के लिए, जो कि उसे मिलता नहीं है। जाने से पहले भी एक दो बार वो कोशिश करी थी पर उसे होती नहीं है। बाद में वो चली जाती है कि बाद में बात कर लेंगे। शाम ढलते हैं और शाम ढलते ही जो पुष्पा जी है वो सांझ से बहुत से बात वगैरह करती है। अड़ोस पड़ोस के हर जगह से लोग आते हैं सांझ से मिलने के लिए। तो सांझ धीरे धीरे समझ पा रही थी कि वाकई में बहुत से बदलाव हुए हैं, और बदलाव की चीज़ें इन लोगों के मुंह से सुनने के बाद उसे तसल्ली होती है कि चलो कुछ तो बदलाव हुई।
उधर जो यश था वो आता है एकदम से सांझ के पास और बोलती कि सच सच कहा, तेरी तबीयत को क्या हुआ? तभी सांझ बोलती कि डर मत, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, बस एक हफ्ते से थोड़ी बहुत वीकनेस वगैरह थे, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह सब दिए हैं, बस वही चल रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब बस इसको अब पुष्पा जी के दिमाग में मत डालियो। पुष्पा जी बोलती कि सच कह रही है ना? माँ सच कह रही हूँ, मेरी बात पे यकीन नहीं है। तो चुप हो जाता है कि चलो ठीक है। वहाँ पे पायल भी कुछ देर तक सांझ के पास रहती है, तो पायल के कमरे में वो पायल खुद चली जाती है। देखते देखते रात होने लगते है। इधर जो सांझ थी उसको पूछनी तो थी कि सरपंच जी आखिरकार अब क्या करते हैं, पर वो पूछती नहीं है। इधर शाम के वक्त ही सरपंच जी के कान में ये बात जा चुके थे कि सांझ हवेली आ चुके हैं, पर उनका कोई रिएक्शन थे नहीं। जो उनके छोटा भाई थे वो नोट तो कर रहे थे, पर देखते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं है, तब जाके वो तसल्ली होती कि अब दोबारा कोई बखेड़ा खड़ा नहीं होंगे, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थे। पुष्पा जी और सांझ के दरमियाँ बहुत सी बातें होती है और कुछ बातें अधूरी भी थे, जिससे पुष्पा जी ये तो समझ गए थे कि सांझ कुछ तो छुपाने की कोशिश ज़रूर कर रही है। हालांकि वो फोर्स नहीं करती है, क्योंकि उनका मानना थे कि जब सही वक्त आएगी सांझ खुद सारी चीज़ें पुष्पा जी को बताएगी ज़रूर, तो उसी की आंच थाम के वो बैठ जाती है और वो एकदम से सांझ की जो सर है अपनी गोद में रखती है, सहलाने लगती है। सांझ कब सो गई थी उसे खुद नहीं पता। अब रात बहुत देर हो चुके थे, लगभग 12 से 12:30 तक सरपंच जी अपने भाई के साथ पहुंचते हैं हवेली। जैसे ही हवेली पहुंचते वहाँ पे देखते हैं कि सांझ की दादी अब भी जगी हुई है। इधर सरपंच जी को देख के वो एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि तेरे कान तक वो बात तो पहुंच ही गए होंगे कि छोरी वापस आ चुकी है। सरपंच जी शांत थे, कुछ जवाब नहीं देते हैं। सांझ की दादी जी ये कहती है कि एक बात अपने दिमाग में डाल दे, बीते हुए कल को दोहराना नहीं है। छोरी 4 साल बाद आई है, कोई नए बखेड़े खड़ा मत करने की कोशिश भी मत करना तू। सरपंच जी कुछ बोलते नहीं है, चुप से अपनी सर को झुकाते हुए साइड से चले जाते हैं। रात थोड़ा और ज़्यादा बीतने लगते हैं। उधर जो प्रीत है वो सो चुकी थी, उसके साथ आयशा और एंजल दोनों सोते थे। लेकिन आधी रात में उसकी नींद टूटती है, वो जाती है और टहलने लगती है। उसकी मन विचलित थी, ये सोच रही थी कि क्यों, वजह क्या है सांझ के अचानक आना। अगर उसे आनी थी तो बहुत पहले आ सकती थी ना। अब जब उसकी शादी हो रही है तभी क्यों वो चूज़ करी यहाँ पे आने की। सोच में वो बहुत सी चीज़ें आ रही थी, समझ नहीं पा रही थी, कोई सुलझन उसे मिल नहीं रही थी। इधर आयशा की नींद टूटती है तो देखती है बगल में प्रीत है नहीं, तो उठ के बैठती है तो देखती है प्रीत कमरे में टहल रही है। आयशा समझ जाती है कि प्रीत की मन विचलित है, पर उसे अच्छे से पता है कि अगर वो पूछेगी तो प्रीत सीधा डिनाई कर देगी कि कुछ नहीं है, बस नींद नहीं आ रही है। और यही सोचते हुए वो एकदम से प्रीत को बोलती कि बस बहुत सोच लिया, अब आके सो जाओ। प्रीत कुछ नहीं कहती, वो आके सो जाती। देखते देखते वो रात बीत जाते हैं। अगले दिन भी सारी तैयारी वगैरह होते हैं प्रीत के। वहाँ पे तो हर कोई खुश थे, शादी वाले घर थे, अलग ही रौनक होते हैं वहाँ की सारी चीज़ों की। और उसी दौरान सुबह होते ही दूसरी तरफ सांझ जैसे उठती है वो युवराज को कॉल करती है। युवराज फ़ोन उठाता है, बोलते कि हाँ कुछ काम करना है तुझे, कर पाएगा? देखिए क्या काम है? वो कुछ तो इंस्ट्रक्शन देती है युवराज को। युवराज बोलती आर यू श्योर? सांझ एकदम से बोलती कि मुझसे सवाल नहीं करना है तुझे, तुझे जो काम दिया है बस वो कर चुप से, और अगर तुझसे ना हो पाए तो बोल। युवराज बोलती कि पर उसमें तेरी सिग्नेचर चाहिए यार। सिग्नेचर चाहिए ना, तू बस फाइल रेडी कर, बाकी चीज़ मैं देख लूँगी। ओके, मैं ये कब तक लेके आऊँ? कल तक? युवराज एकदम से बोलते कि पर यार इतने कम समय में, अच्छा ठीक है मैं अपना सोर्सेस यूज़ करता हूँ, वैसे तो ठीक है ना। लेकिन उसका ये जवाब देते नहीं है।
सांझ वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर सुबह होते ही जो स्वीटी है वो आती है और एकदम से फिर जो है सांझ को गले लगाती है। सांझ बोलती कि क्या तू हर बार चिपक रही है मेरे साथ? वो तो क्या करूँ दी, 4 साल में आपसे दूर रही, वैसे भी तो आप गांव में रहती नहीं हो, शहर में रहती हो, और वहाँ हम जा नहीं सकते। बोलती कि हे भगवान, क्या हो गई है सूटी तुझे? और तू तो कॉलेज में पढ़ाई करती थी, तू गांव में कब आई? वो तो प्रीत दी की शादी के चक्कर में आए ना। जैसे ही प्रीत की शादी की बात सुनती है सांझ चुप हो जाती है। इधर स्वीटी लग जाती है चीज़ें बताने में कि पता है प्रीत दी के शादी ना बहुत मतलब ज़ोरों शोरों से हो रहा है। जब से वो रैंक करी ना तो गांव में बहुत चर्चे होने लगे हैं प्रीत दी की। तो अब तो पूरे गांव सजे हुए हैं उनकी शादी की चीज़ें के लिए। और सुनने में आया जो लड़के के साथ शादी तय हुआ ना वो लड़का भी बहुत अमीर है, बिजनेसमैन वगैरह बहुत सारी चीज़ें। सांझ बस चुप से सुन रही थी, पर उसके एक हाथ बेडशीट को कस के हुए पकड़ के रखी थी, जैसे कि सुनने की क्षमता उसमें है नहीं ये सारी चीज़। और तभी वहाँ पे यश आ जाते हैं और बोलती है बस बस, बहुत बोलने लगी है तू, मतलब पता है दी इसका क्या हो गया है? ये जब तक हॉस्टल में रहती है ना ये शांत रहती है, और वहाँ के सारी चीज़ दबा के यहाँ पे आती है और बस शुरू हो जाते सर खाना। इन दोनों का अलग ही सीन थे, हंसी मजाक वहाँ पे कोशिश उम्मीद थे, पर पता नहीं सांझ के मन में क्या थी। फिर वो उठती है और वो जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, ब्रेकफास्ट के लिए जाती है सही टाइम पे। पर वो देख के शॉक्ड होती है कि अब वो पहले वक्त के हिसाब से खाना नहीं खाते हैं। देखती कि वहाँ पे सारे लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। वो घड़ी की ओर देखती है कि 8 बज रहे हैं, फिर सब लोग खाने की टेबल की क्यों नहीं आए हैं? तो एकदम से स्वीटी से पूछती है कि क्यों, खाना नहीं खाने हैं क्या ब्रेकफास्ट? स्वीटी बोलती है कि दी सब कुछ बदल गया है, अब खाना पहले के टाइम के मुताबिक नहीं होते हैं ना। बस जैसे ही वो ताई जी खाना वगैरह लगाएंगे वो आवाज़ देंगे, हम सब आके बैठ जाएंगे, बस हाँ वो बस सब इकट्ठे खाते हैं, ये चीज़ नहीं बदले है, वो टाइम का पाबंद उठ चुके हैं। जान के सांझ को थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है। फिर थोड़ी ही देर में जो पुष्पा जी है वो खाना वगैरह लगा देते हैं, और तब वो जाके सांझ सरपंच जी को पहली दफ़ा देखती है 4 साल बाद। वो देखती है कि कितने शांत हो गए हैं। जो आंखों में एक समय गुरूर नजर आते थे अब वो गुरूर है ही नहीं। वो देखती है कि वो आते हैं और चुप से बैठ जाते, अब भी उनके सर झुकाए हुए थे, उनके साथ साथ उनके भाई भी। सांझ की जो चाची है वो बहुत प्यार करती थी सांझ को, तो सांझ के जो फेवरेट वगैरह खाना थे सब बना के लाते हैं और टेबल में सब बिछाए देते हैं कि आओ बैठ के खाते हैं। सांझ अपनी चाची को कहती है कि मैं अकेली, इतू सी पेट है मेरी, और ये सारे खाना कैसे ठूसूंगी मैं? अरे पेट रबर होते हैं, जितनी भी खाओगे वो अंदर ही जाएंगे, कुछ ना होंगे। तो यश बोलती कि वाह चाची, कभी हमें तो इतनी प्यार से खिलाए नहीं आपने। नहीं नहीं, तुम्हारे लुगाई खिलाती है ना प्यार से, हमारी क्या ज़रूरत है बेटा। तो सब चुप हो जाते, थोड़ी बहुत माहौल वहाँ के लाइट होता है। तो पायल भी आती है, तो जो स्वीटी है वो पायल से थोड़ी बहुत बात कर ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सेम उम्र के थे, तो अगर सेम उम्र के हो जाए तो अच्छी तरह से बन जाते हैं, बात वगैरह करने लगती। तो बहुत इंटरेस्ट आने लगती कि जान के ये कि वो लंदन में रहती है, तो बहुत सी चीज़ें वो जानने की कोशिश करती है। तो पायल बोलती कि मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि तुम्हें बाहर जाने की बहुत शौक है? तभी स्वीटी बोलती कि हाँ ना, मुझे बाहर जानी है, बस पढ़ाई की एक कदम और आगे बढ़े तो मैं बाहर के लिए ट्राई करूँगी। अच्छा, जहाँ तक मैंने सुनी है तुम्हारे गांव के रीति रिवाज तो बहुत सख्त है। अरे वो पहले के ज़माने थे, सारी चीज़ तो दी ने बदलवा दिए। इंटरेस्टिंग, मतलब अब तुम कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से? हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बढ़िया, ये अच्छी बात है। हाँ, खाना वगैरह वहाँ पे होते हैं, और वहाँ पे दूसरी ओर शादी वाले घर के हर एक चीज़ प्रॉपर हो रहे थे। देखते देखते वो दिन भी ख़त्म हो जाते हैं, और अगले दिन हल्दी की दिन थी प्रीत की।
तो हल्दी की सारी चीज़ें होने लगते, और आज तो सांझ के घर से भी लोग वहाँ पे जाएंगे हल्दी के त्योहार में। जो यश था वो पुष्पा जी के पास जाता है और पूछता है कि माँ, वो मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ चाहिए क्या, और जल्दी जल्दी ये सारे काम वगैरह निपटा के तैयार हो जाओ, प्रीत की हल्दी है, हमें थोड़ी जल्दी ही यहाँ से निकलने पड़ेंगे। तो एकदम से पुष्पा जी कहती है कि मैं बस वही कर रही हूँ, तो एक काम कर, मार्केट ही जा रहा है तो अपनी बहन से पूछ ले सांझ से कि उसे कुछ चाहिए क्या, कपड़े वगैरह। तभी यश बोलते कि हाँ ठीक है, मैं पूछ के जाता हूँ। और यश जो है वो जाता है। ऑलरेडी सांझ के कमरे में स्वीटी जा चुकी थी, वो अपने कपड़े दिखा रही थी कि वो प्रीत दी की तो हल्दी है आज, तो मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ। जो पायल है उसकी मदद कर रही है कि तुम्हें ये ड्रेस तुम पे सूट करेगी, तुम ये ट्राई करो। और सांझ वहाँ पे चुप से बैठी हुई थी, उसके फ़ोन में युवराज के कॉल आते हैं। वो फ़ोन उठाती है और युवराज बोलते हैं कि वो काम हो गया है, मैं रवाना हो चुका हूँ हरियाणा के लिए, पर ये बताओ कहाँ आना है तुम्हारे गाँव। नहीं, वो हम हल्दी में जाएंगे तो ज़रूर, तो तुम सीधा वहीं पे आओ। हल्दी प्रीत के, सांझ जानबूझ के तकलीफ़ को झेलना अच्छी बात नहीं है, सोच ले यार। तभी सांझ बोलती कि जितना कही है बस उतना करो, आगे की तुम मत सोचो। और वो कॉल कट कर देती कि यश तभी वहाँ पे पहुँचता है और वो पूछता है सांझ से कि कुछ चाहिए कि नहीं। सांझ मना कर देती है। तो यश बोलते कि क्यों, हल्दी में ना जानी है क्या। सांझ बोलती कि हाँ जानी है, जो है वही पहन के चले जाएंगे। यश कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तब तक सारे लोग तैयार हो जाओ, वहाँ से आकर हम सीधा प्रीत के वहाँ पे चलेंगे। सांझ कुछ नहीं बोलती और वैसे ही होते हैं, सारी चीज़ प्रॉपर वगैरह हो जाते हैं। देखते देखते दोपहर से ज़्यादा वक्त बीत चुके थे और ये लोग जाते हैं प्रीत की घर पे, जो कि पूरी दुल्हनों की तरह सजाई हुई थी। पूरे आसपास के एरिया को लेकर लाइटिंग वगैरह सब कुछ। गेट थे, गेट पे शनाई वगैरह पहले से बज रहे थे। जैसे वो कार से उतरती है, पैर रखती है, मानो एक अजीब सी दर्द उसके दिल में चुभने लगती है, जैसे सुई से कुछ चीज़ चुभ रही हो। वो कस के अपनी हाथ की मुट्ठी को कंच लेती है। ये चीज़ उसकी जो असिस्टेंट थी पायल, वो नोट करती है और वो पूछती है कि मैम आर यू ओके। सांझ बोलती है या आई एम फाइन। चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सांझ अपनी कदम आगे बढ़ा रही थी, दर्द के सैलाब और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। देखते देखते ये लोग एंट्री कर चुके थे घर पे। सबके स्वागत होते हैं, वेलकम करते हैं। वृंदा देखती है सांझ को, तो वो पूछती है कि दी आप ठीक हो। सांझ कहती कि हाँ हाँ जी हम ठीक है, मुझे क्या होगी, वैसे सब कुछ ठीक है ना यहीं पे। वृंदा बोलती है हाँ ठीक ठीक ही है। इधर जो प्रीत की माँ है वो आती है साइड पे और वो सांझ को देख के घूर के देखने लगती है। सांझ अपनी नजरें झुका लेती है। कुछ तो थी इन तीनों की दरमियान जो समझ आ नहीं रहे थे किसी को। जो पायल थी वो कुछ कुछ चीज़ें बड़ी उसे अजीब बहुत लग रही थी कि चल क्या रही है। और ये लोग एंटर करते हैं। जैसे वो एंटर करती है, सांझ को एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है। कई साल पहले एक दिन ऐसी हुई थी जब वृंदा की हल्दी की चीज़ें थी, वो मेहंदी लेके आई थी, वो टकराई थी प्रीत के साथ, उस वक्त एक खुशबू महसूस हुई थी। आज वही खुशबू वो फिर से महसूस करती है, जो पुरानी चीज़ों को याद दिला देती है, जिससे उसकी आंखें थोड़ी सी भर चुके थे आंसू से। कि साइड से आती हुई आयशा अपनी फेस में एक तीखी सी मुस्कान लाके सांझ के सामने खड़ी हो जाती है और वो बोलती है वेलकम वेलकम, आखिरकार तू इंडिया आ ही गई। पर मुझे नहीं लगी थी कि तू इंडिया आते ही सीधा गाँव आएगी। ये थोड़ी सी शॉकिंग थी मेरे लिए, पर कोई ना, अब आ ही गई है तो अच्छी बात है। अपनी गाँव आई है, अपनी घर आ चुकी है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। खैर,
कार्ड मिल ली ना। सांझ आशा की ओर देखती नहीं है। वहाँ से जो प्रीत है वो प्रॉपर तैयार हो चुकी थी, तैयार उसे करे गए थे। अब हल्दी की चीज़ें थे। एक येलो कलर की साड़ी पहनी थी, उसके घने लंबे बाल जो एक क्लिप के साथ कुछ अलग तरीके से एडजस्ट करके थे, उसके हाथों में मेहंदी लगाए हुए थे, गालों पे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है हल्दी की रस्म वगैरह शुरू हो चुके थे। तो उसे थोड़ी सी वॉशरूम जानी थी, तो वॉशरूम गई थी और वापस वो आ रही थी। एंजल उसको लेकर नीचे उतर रही थी। योगेश वहाँ पे मौजूद था और साहिल की तरफ से मेहंदी की चीज़ें आ चुके थे। लेकिन बात तब होती है जब यहाँ पे सांझ और प्रीत की नज़र एक दूसरे से मिलती है। ये उस दिन भी ये नज़र नहीं मिली थी जिस दिन लंदन में ये दोनों मिले थे। अब जाके जो नज़रें मिले हैं, इस नजराना के बात ही अलग थे। ये नज़र अपनी महबूब को देखते हुए एक अलग ही सुकून दे जाती है। वो नज़र थे जो सांझ प्रीत की आंखों में देखती है। प्रीत की आंखें तब तुरंत ही भर चुके थे, पर वो जल्दबाजी में अपनी आँख हटा लेती है वहाँ से और वो जाके अपनी जगह पे बैठ जाती है। उसके जो रिश्तेदार वगैरह थे वो धीरे धीरे जाके उसे हल्दी लगा रहे थे। तभी वहाँ पे सांझ को कुछ लोग पहचान जाते हैं और बोलती है, अरे सांझ बेटी आ जाओ, लगा दो छोरी को शगुन की हल्दी, क्या पता इससे तुम्हारी भाग खुल जाए, बहुत जल्द तुम्हारी भी हाथ पीले हो जाए। क्या कहते हो? सारे सारे हंसने लगते हैं। लेकिन सांझ को हंसी नहीं आती इस बात को, पता नहीं चुभ रही थी उसके दिल में कुछ जो वो बयां कर नहीं पा रही थी। आयशा साइड पे खड़ी होकर ये सारी चीज़ें देख रही थी। धीरे धीरे जो पुष्पा जी थे, सांझ की दादी जी, पायल और स्वीटी एक एक करके थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा देती है प्रीत को। प्रीत शांत बैठी हुई थी। इतने शोर में भी प्रीत और सांझ के दरमियान एक अजीब सी सन्नाटा छाए हुए थे। इन दोनों को शोर सुना ही नहीं दे रहे थे कि पास में जो है वो ढोल बजे जा रहे थे, कहीं पे सॉन्ग वगैरह बज रहे थे, कुछ नहीं। और टहल चहल तो अलग सी बात थे, इन दोनों को कुछ नहीं सुनाई दे रहे थे। पता नहीं हवा का वो रुख कैसी थी कि समझ कुछ आ नहीं रहे थे। धीरे धीरे सब जब हल्दी लगा लेते हैं, लास्ट बारी केवल थी सांझ की। अब मानो कि उसके पैर में पत्थर सी जम गई हो और वो अपनी कदम को आगे बढ़ा नहीं पा रही हो। बहुत मुश्किलों के बाद वो कदम को आगे बढ़ाकर प्रीत के पास जाती है, साइड पे खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में हल्दी की वो जो भी थे वो दे देते हैं, जिससे वो हाथ में हल्दी तो लेती है, पर पता नहीं क्यों उसके हाथ आगे बढ़ नहीं रहे थे, बहुत काँप रहे थे। ये चीज़ जैसे आयशा देखती है, वो आती है और बोलती है, क्या हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे ठीक से लो हल्दी। नई दुल्हन है, हल्दी की चमक पूरे चेहरे पे आनी चाहिए उसके, तो तुम क्यों पीछे रहोगी, आराम से लगाओ। और वो खुद सांझ के हाथ को पकड़ती हुई वो हल्दी उसके हाथ में लेती है और प्रीत के गाल पे रगड़ती है। प्रीत की पूरी शरीर ठंड पड़ चुके थे उस वक्त, जैसे सांझ का उंगली की छुअन वो अपनी फेस पे महसूस करती है। इधर सांझ की आंखें बड़ी हो जाती है और प्रीत अपनी आंखें बंद कर लेती है। बंद करते हुए उसकी दो आंखों से दो बूंद आंसू गिर ही जाती है, मानो कि सांझ के दिल पे हजारों खंजर की चोट आ रहे है उसके दिल पे और वो सह नहीं पा रही है, पर बोल भी कुछ नहीं पा रही थी। तभी आयशा बोलती कि चलो हो गई शगुन पूरी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब विश करो, उसकी शादी है कल। सांझ कुछ नहीं कहती, वो साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। खड़े होने के लिए भी शरीर में जितनी एनर्जी चाहिए शायद सांझ के पास थी नहीं। वो लड़खड़ाने लगती है कि यश जाके पकड़ता है कि क्या हो गया है, सच में तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है क्या? एक चेयर ला के देते, उसको वहाँ पे बैठा देते हैं। साइड पे खड़ी हुई प्रीत की माँ और प्रीत की बहन आपस में बात कर रहे थे और सांझ को देख रहे थे। सब जो है वो रस्म पूरे करने में व्यस्त हो गए थे।
ये दोनों सांझ के पास जाते हैं। जैसे सांझ के इर्द गिर्द इन दोनों को सांझ देखती है तो पूछती है कि जी। प्रीत की माँ कहती है कि बेटा कुछ बात करने से थोड़ा साइड पे आ जाओ। सांझ उठ नहीं पा रही थी पर वो अपनी शरीर की पूरा जोर यूज़ करके उठती है और जाने लगती है। उसे जाते हुए आयशा देखती है। उसे थोड़ी सी खटकती तो है कि कहाँ जा रही है, और प्रीत की दी और माँ पीछे पीछे जा रहे हैं। समझ तो कुछ नहीं आ रही थी कि वो जाने लगेगी कि स्वीटी रोक देती है, और एंजल भी। ये लोग एक कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में पहुंचते ही जो प्रीत की माँ है वो सांझ की ओर देखते हुए बोलती कि बेटा ये तो बात हुई नहीं थी, ये प्रॉमिस तो तुमने नहीं की थी। तुमने जो प्रॉमिस करी थी तो आज भला वो प्रॉमिस तोड़ने के लिए तुम क्यों आ गए हो यहाँ पे? तुमने तो वादा करी थे ना कि तुम प्रीत से दूर चले जाओगे, कभी उसके आसपास भी नहीं रहोगे, तो आज फिर क्या हो गई कि तुम वापस लौट के आ गई? क्या चल रहा है मन में? हमारे बीच कुछ बात हुए थे तो तुमने सीधा सीधा वादा करे थे कि तुम प्रीत से दूर हो जाओगे, तो तुमने हो गया बात ख़त्म, फिर वापस क्यों आए? देखो तुम्हारी मन में अगर कुछ भी है अभी तो ये सारी चीज़ अपने दिमाग से हटा दो। छोरी की शादी है, आज हल्दी हो गई तो कल उसकी शादी है। कोई बखेड़ा खड़ा मत करना यहाँ पे, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारी आगे। सांझ उनकी हाथ पकड़ ली थी और बोलती आंटी जी, जो वादा मैंने करी है मैंने वो पूरा कर चुकी हूँ। अब मैं कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ, मेरे कुछ काम थी यहाँ पे, मैं बस वो करने आई हूँ, और कल के बाद शायद मैं चली भी जाऊँ। अब डरिए मत, मैं कुछ नहीं करूँगी। आपकी बेटी की शादी धूमधाम से होगी जैसे आपने सोचे है। अब दोनों डरो मत, मैं अपनी वादे पे अब भी कायम हूँ, और मैं आप दोनों की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इसीलिए क्योंकि आपने उसकी मंजिल की राह पे कोई रोक टोक ना डाली। जो मंजिल तक वो पहुंचना चाहती है वो पहुंच चुकी है, और अब जाके वो एक बेहतरीन डॉक्टर बन चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, बहुत खुश हूँ। वो आगे और भी तरक्की करे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कि वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर और आगे बढ़ रही है। अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने कोई रोक टोक कर लेते तो शायद वो पीछे हो जाते, जो मैं चाहती नहीं थी। रही बात मेरे वादे, तो वो अब भी मैं कायम हूँ, आगे भी। मैं बस कुछ काम से आई हूँ, काम ख़त्म होते ही मैं यहाँ से चली भी जाऊँगी, आप लोग डरो मत। प्रीत की माँ एकदम से कहती है सच कह रही हो ना? सांझ बोती कि जी, यकीन रख सकते हैं आप, वादे की पक्की हूँ, सच कह रही हूँ। जो प्रॉमिस मैं करी हूँ अब भी मैं उसी प्रॉमिस में हूँ। ये सब बातें वहाँ पे लगभग आधे घंटे तक हो रहे थे कि एकदम से बाहर से कोई शोर होता है तो ये लोग फटाक से पीछे देखते, पर वहाँ पे कोई थे नहीं। सांझ वहाँ से चुप से निकल जाते हैं। वो निकल के आते हैं और यश एक साइड पे खड़ा था, वहाँ पे युवराज पहुँच चुका था। यश जो है युवराज से बात कर रहा था। युवराज सांझ की ओर देखता है और आता है उसके पास और बोलती कि ये तुम्हारा फाइल, कर लिया मैंने तुम्हारा काम। हाँ धन्यवाद। भाई ये क्या धन्यवाद दे रही है तू यार, प्लीज़ ये सब फॉर्मेलिटीज़ मत कर। और तू ठीक तो नहीं लग रही है एकदम से। जो सांझ कहती कि मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। अब प्रीत की माँ और प्रीत की दी और सांझ, इन तीनों की दरमियाँ ऐसी कौन सी वादा की बात हो रही थी जिससे आयशा, प्रीत, बहुत से लोग अभी तक अनजान हैं। आखिरकार सांझ को क्या मजबूरी में डाले गए थे कि वो प्रीत को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। अब इसका खुलासा होने का वक्त आ ही गया है। जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा, बाय बाय।